गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए और चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो है वायरल डिजीज़, यानी कि विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, तो सभी आ जाओ फटाफट से। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बेटा पीडीएफ आप लोगों को टाइम से मिल रही है ना सारी? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की? जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम लोग क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और बहुत गर्मी पड़ रही है तो प्लीज़ आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, वॉइस ठीक है, ऑडियो वीडियो सब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो है वायरल डिजीज़, वायरस से होने वाले रोग, और उसी को हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद क्लास हमारी यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए, तो एक जो शब्द यहाँ पर आता है, वो है आपका एक्विट। चलो पहले डिजीज से स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिजीज, रोग। सबसे पहले अगर आप रोग के बारे में बात करेंगे तो बात यहाँ पर होती है कि रोग का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है। तो देखो, डिजीज की अगर आप बात करो ना, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है, वो इसी में ही अंदर है। कैसे? पहला है इजी। इजी का मतलब क्या होता है? आप आराम से इजी वे में बैठे हो, आराम स्थिति में यहाँ पे आप बैठे हुए हो। और डिस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे डिस का मतलब होता है कि थोड़ा सा डिसकम्फर्टेबल, यानी कि आप जिस सामान्य स्थिति में हैं उसमें कोई दिक्कत हो रही है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हो, अचानक से छींक पे छींक आने लगे, अचानक से जुकाम हो जाए, अचानक से सिर दर्द हो जाए, सर्दी जुकाम हो गया भाई, है ना, तो वो क्या हो गया? डिजीज़ हो गया, क्योंकि अब आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, आप आरामदायक स्थिति में अब नहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली तौर पर देखो तो जो डिजीज़ है, जो रोग है, उसका क्या मतलब है कि जो आपकी सामान्य स्थिति होती है उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट आ गया है ना, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अच्छा यहाँ पर फील नहीं कर पा रहे, और उसी को क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे डिजीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एक डिजीज़ की अगर आप बात करो तो ये दो तरीके या दो रूप में हो सकते हैं। पहला होता है यहाँ पे एक्विट डिजीज़, जिसको हम सभी कहते हैं शीघ्रकालीन रोग, और एक होता है यहाँ पर क्रोनिक डिजीजेस, जिसको हम कहते हैं दीर्घकालीन रोग, ठीक है। चलो, इसको सबसे पहले नोट कर लो आप सभी, फिर मैं इसको यहाँ पर आराम से आप लोगों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो जो हमारी डिजीज़ होती है, जो रोग होते हैं, उनको दो तरीके से हम यहाँ पर बांट करके पढ़ते हैं। पहला होता है एक्विट डिजीज़, जिसको हम सभी कह रहे हैं शीघ्रकालीन, एक, और दूसरा है वो है क्रोनिक, जिसको हम कह रहे हैं दीर्घकालीन। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को दो शब्दों के बारे में बताया था। एक शब्द था सिम्टम्स, यानी कि लक्षण, और एक शब्द यहाँ पर था आप लोगों का, वो था सिंड्रोम। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षण के बारे में, सिंड्रोम के बारे में। अब आप सभी बच्चे हो, अचानक से सर्दी जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा कि भाई क्या हुआ है आपको, और आप वहाँ पे क्या शुरू हो जाते हो कि भाई मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में जलन हो रहा है, मेरे नाक से पानी निकल रहा है, बीच बीच में बुखार भी हो रहा है। तो ये जो है, ये रोग के क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स, यानी कि लक्षण यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ द डिजीजेस, रोगों का समूह, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे सिंड्रोम यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक्विट और क्रोनिक का क्या मतलब है। सबसे पहले एक्विट डिजीज किसे कहते हैं? एक ऐसा रोग यहाँ पर होना जहाँ पर आप देखोगे कि जो रोग हो रहा है, जो आपको रोग हो रहा है, वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। और एक ऐसा यहाँ पर रोग है जो बहुत जल्दी हो जाता है, साथ में
इसके जो लक्षण हैं, इसके जो कारण हैं, वो भी बहुत आपके शरीर में जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही जब इसका उपचार किया जाएगा, जब इसकी दवाई दी जाएगी, तो आप बहुत जल्दी ठीक भी यहाँ पर हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह का जो रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्विड डिजीज, यानी शीघ्रकालीन रोग कहते हैं, कि बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, उसके लक्षण बहुत जल्दी यहाँ पर दिखाई दिए और आप ठीक भी उतनी जल्दी ही यहाँ पर हो गए, और उसे क्या कहा जा रहा है, एक्विड, यानी शीघ्रकालीन रोग यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे आपके शरीर में होते हैं, बहुत लंबा समय लेते हैं, और साथ में जब वो हो जाते हैं तो उनके जो लक्षण होते हैं वो भी बहुत धीरे धीरे, बहुत ही आराम से आपके शरीर में दिखाई देते हैं। जब उनका ट्रीटमेंट होता है, जब उनका उपचार होता है, तब आप क्या देखेंगे, बहुत ही धीरे धीरे, आराम से, कई सालों तक आपको ठीक होने के लिए लग जाता है। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप कैंसर के बारे में बात करते हो, किसके बारे में, आप कैंसर के बारे में बात करते हो, ठीक है, तो जो कैंसर है उसको होने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको ठीक होने में भी बहुत लंबा समय लगता है। अगर आप बात करते हो टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी की बीमारी, इसको होने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है और ठीक होने में भी बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें HIV के बारे में, यानी जो हमारा एड्स है, एड्स रोग है ना, जो HIV की वजह से होता है, जैसे अगर आप HIV पॉजिटिव बोल सकते हैं, या एड्स रोग। ठीक है, अब एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स की बीमारी यहाँ पर हो गई। अब इस रोग को अगर आप बड़े ध्यान से देखो ना, तो यह एक ऐसा रोग है, अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया था पोर्टल में, डाउट पोर्टल में, कि मैम क्या सिर्फ लड़कों को ही HIV होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HIV की अगर हम बात करें यहाँ पर, एड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी ये हो सकता है। आज मैं आगे आपको एड्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो, तो एड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको होने में बहुत लंबा समय लगता है, और जब इसका ट्रीटमेंट चलता है, जब इसका इलाज चलता है, तो भी काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो इस तरह के जो रोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन रोग, यानी कि क्रोनिक डिजीज कहा जाता है। जबकि एक्विड की अगर हम बात करें, आपको सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, या फिर आपको कोई भी ऐसे नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाती है, इस तरह के रोग की अगर हम बात करें तो उसे हम एक्विड डिजीज यहाँ पर कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर हम सभी डिजीज के बारे में बात करते हैं, रोग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो जो रोग होते हैं वह 3 तरह के यहाँ पर होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के यहाँ पर रोग होते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 तरह के रोग होते हैं, यह कौन कौन से होते हैं, इनको हम यहाँ पर समझते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। पहला जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। हिंदी में इन्हें कहा जाता है सामुदायिक रोग, सामुदायिक रोग। और इसी को कई बार हम सभी इन्फेक्शियस डिजीज भी कह देते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोल देते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या हो गया? संक्रामक रोग, संक्रामक रोग भी हम इसको यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो रोग आता है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? असामुदायिक, असामुदायिक रोग। ठीक है, और इसको हम और क्या कह सकते हैं यहाँ पर? नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी इनको हम सभी बोल सकते हैं। हिंदी में इन्हें कहा जाता है असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। और तीसरा जो नंबर यहाँ पर आता है वो आपका आता है यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंट डिजीजेस। और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाएगा? कुपोषण जनित रोग, कुपोषण जनित रोग।
ठीक है बेटा, इसको आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, जल्दी से आप सभी इसको यहाँ पे नोट करिए, ठीक है, जब तक मैं कमेंट आप लोगों के देख लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो डिजीज़ को हम सभी 3 भागों में बांट करके यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है बेटे, सब अभी बताऊंगी, रुक जाओ अमर थोड़ा सा, अभी पूरा बताऊंगी डिटेल में, परेशान मत होइए। तो जो पहला रोग होता है वो है कम्युनिकेबल, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल और तीसरा है डेफिशिएंट डिजीजेस, सामुदायिक रोग, असामुदायिक रोग और कुपोषण जनित रोग। एक एक करके हम इसको यहाँ पे समझते हैं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा, तीनों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, तो कम्युनिटी क्या होती है, एक समुदाय, एक प्रॉपर जनसंख्या या लोगों का समूह, उसको हम कम्युनिटी यानी समुदाय कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई रोग होता है तो वो रोग कैसा है, उस पूरे समुदाय को हो जाए, वो वहाँ पे जितने लोग हैं उन सभी को हो जाए, एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ बैठ के पी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े शेयर कर रहे हैं, चप्पल शेयर कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो इस तरह के रोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। और ये जो बेसिकली जो रोग होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, पैथोजेंस की वजह से होते हैं। किसकी वजह से, पैथोजेंस यानी कि रोगाणु, रोगाणु की वजह से इस तरह के रोग होते हैं। अब रोगाणु क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो वायरस है, जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि फंजाई यानी कि कवक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और दूसरे वर्म हो सकते हैं यानी कीट कीड़े, इन सब की वजह से अगर कोई रोग हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा इन्फेक्शन हो गया, आपने बाहर का स्ट्रीट का गंदा तला भुना कुछ भी खा लिया उठा के और आपको क्या हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग हो गया, राइट। तो इस तरह के जो रोग हैं वो रोगाणु की वजह से होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गए, है ना, सड़ा गला आपने खा लिया, गंदा पानी पी लिया आपने, तब इस तरह के रोग यहाँ पर हो जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी क्या देखेंगे कि भाई इस तरह के रोग किसी भी समुदाय को, किसी भी एक काफ़ी बड़ी एरिया की अगर हम बात करें तो उनको यहाँ पर हो सकता है। अब पैथोजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कि पहला तो होता है कि भाई जो भी वायरसेस हैं, जितने भी विषाणु हैं उनसे होने वाले रोग। अब जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा था कि जो एड्स होता है क्या वह इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्या वह कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्या वह संक्रामक रोग है। हाँ बेटा बिल्कुल है, क्योंकि वो वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम सभी बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि जो जीवाणु होता है उसके बारे में, तो जो जीवाणु होते हैं ना उनकी अगर बात करें तो वो भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन देते हैं, सभी नहीं कुछ, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं और क्या हो सकता है, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, कवक। तो जैसे आपने दाद खाज खुजली सुना, दाद खाज खुजली, तो दाद खाज खुजली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, कवक, यानी कि वो भी एक तरह का पैथोजन के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे वर्म होते हैं, यानी बहुत सारे कृमि होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको धो करके खाइए, उनको बढ़िया से पका करके खाइए, नहीं तो ये जो वर्म होंगे, इल्लियाँ जो नहीं होती छोटी छोटी सी, ठीक है, तो उनकी अगर बात करें तो वो अगर आपके पेट में आ गई तो भी दिक्कत करेगी, जैसे कि एस्केरिस है, वाउचेरिया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्म्स हो सकते हैं जो आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह के जो रोग होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि सामुदायिक रोग यहाँ पर कहलाते हैं, इन्फेक्शन देते हैं, इस वजह से इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, संक्रामक रोग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। बच्चों नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगा, यानी कि ये किसी से बात कर लिया आपने, किसी को छू दिया आपने तो फैलेगा नहीं, ये नहीं फैलेगा। तो फिर ये होता कैसे है, तो कुछ अलग अलग रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन है, शरीर का कोई भी एक अंग है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो किसी की किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, किसी को हार्ट अटैक आ गया,
ठीक है, यानी आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही, अच्छे से कार्य नहीं कर रही, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो अच्छे तरीके से नहीं है। अब मान लो किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, उसके साथ अगर कोई बैठ के यात्रा कर ले तो क्या उसको भी शुगर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, असंक्रामक रोग का ये मतलब है कि अगर कोई रोग हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एक पर्सन को ही हो रहा है, उसकी वजह से किसी और को फैलता नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहला रीजन क्या देखा कि भाई किसी बॉडी में कोई समस्या हो गई, ठीक है, तब इस तरह का जो रोग हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। दूसरे नंबर पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कुछ अनुवांशिकी प्रॉब्लम हो, अनुवांशिकी कोई अनुवांशिकी रोग यहाँ पर हो, ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको क्रोमोसोमल डिजीज पढ़ाया था। अब किसी को मान लो डाउन सिंड्रोम है या फिर किसी को हीमोफीलिया जैसा रोग है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबको हो, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही रहेगा ना। या फिर अगर हम मान लो कि बात करते हैं कि कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे मिनी माता डिजीज़, या फिर कैडमियम की विषाक्तता बढ़ गई है, उसका जो विषैलापन है वो बढ़ गया है पानी में और किसी पर्सन ने उस पानी को पी लिया तो उसको इस तरह का रोग हो गया। तो इस तरह के जो रोग होते हैं वह कैसे होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, यानी असंक्रामक रोग होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो है कुपोषण जनित रोग। कुपोषण जनित रोग नाम से ही पता चल रहा है, डेफिशिएंट मतलब किसी चीज की कमी। आप सभी ने नाम तो यहाँ पर सुना ही होगा, किसके बारे में? बैलेंस डाइट के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, है ना। हिंदी में हम सभी क्या कहते हैं? संतुलित आहार, संतुलित आहार। तो क्या कहा जाता है कि जो भी आप खा रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, विटामिन्स, जल की मात्रा, फाइबर्स यानी कि जो रेशेदार युक्त भोजन होता है, मिनरल्स यानी कि लवण पदार्थ, ये सभी आपके भोजन में होने चाहिए और प्रॉपर रेशो में होने चाहिए। और आपकी आयु कितनी है, आप कितने साल के हो, और उसके साथ ही आप क्या कार्य करते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हो या फिर आप खिलाड़ी हो या फिर आप मेहनत मजदूरी वाला काम करते हो, तो उस हिसाब से ही आपकी खुराक होनी चाहिए, आपका भोजन यहाँ पर होना चाहिए। और अगर उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई पोषक तत्वों की कमी होती है, खासतौर से विटामिन की अगर कमी होती है, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखते हो डेफिशिएंट डिजीज यानी कुपोषण जनित रोग आप यहाँ पर देखते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाले रोग। बाकी बैक्टीरिया, फंजाई और वार्म की अगर बात करें तो इसके लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, और जो आपका विटामिन से होने वाले रोग होते हैं वो अलग से न्यूट्रिशन और विटामिन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, सभी तैयार हैं? चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज होगा वायरस डिजीज, और वायरस से होने वाले रोग किस श्रेणी में आते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एड्स के बारे में। किसके बारे में बात होगी? सबसे पहले यहाँ पर एड्स के बारे में यहाँ पर बात होगी कि एड्स क्या होता है, किस तरीके का होता है, और साथ में हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे कि यह किस तरीके का रोग है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एड्स। चलो, एड्स की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो एड्स की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो लिखते हैं यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी डिजीज, सॉरी सिंड्रोम। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेटा इसको डिकोड करते हैं कि यह है क्या। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब होता है जितना हमें चाहिए। इम्यूनो मतलब होता है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? रोगों का समूह। यानी कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है
इसकी जो फुल फॉर्म का मतलब निकलता है वह ये कि हमारे शरीर को जितनी इम्यूनिटी की आवश्यकता है, जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता है, वह कैसी हो गई है, खत्म होती जा रही है, गायब होती जा रही है, उसका विनाश होता जा रहा है। और जो हमारा शरीर है वह क्या बन रहा है, रोगों का समूह हमारे शरीर में आ रहा है, हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है। और ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये होता है वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है, विषाणु की वजह से यह रोग होता है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि किस तरह का विषाणु, कैसा विषाणु, किस विषाणु की वजह से एड्स का रोग हो रहा है। तब आपको आंसर करना है कि ये होता है रिट्रोवायरस की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, रिट्रोवायरस की वजह से यह रोग हो रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमने तो HIV पढ़ा था। हाँ बेटा, अभी तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन अभी चीज़ों को पहले समझो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हम यह देखें कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वायरस है जो कि एड्स रोग करता है, तब आपको बताना है कि रिट्रोवायरस की वजह से होता है। और जो रिट्रोवायरस होता है वह कैसा वायरस है, एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। यानी जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो आनुवांशिकी पदार्थ है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वह क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है DNA, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह क्या होता है, RNA होता है। ठीक है, और कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रिट्रोवायरस। ठीक है, तो वायरस की अगर हम बात करें बच्चों, तो वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, लेकिन कभी भी दोनों आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर आप सभी बात करते हो रिट्रोवायरस, यानी कि एड्स का जो वायरस होता है वह कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसके अंदर आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जैसे ही यह रिट्रोवायरस मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, हम सभी मनुष्यों के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा हमें बीमार करेगा। ठीक है, और उस टाइम पर जब रिट्रोवायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, उस टाइम पर यह क्या कहलाता है बच्चों, तब आपको आंसर करना है, उस टाइम पर यह HIV कहलाता है। उस टाइम पे यह HIV कहलाता है जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर तुरंत ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन जाता है कि यह बताओ कि HIV की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है। तो लिखो यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस हिंदी में मैं लिख देती हूं यहाँ पर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी CNC वायरस या विषाणु, जो भी आप लिखना चाहो लिखो। ठीक है, कमेंट देखती हूँ मैं सभी को। मैम क्या यह जन्मजात रोग है? नहीं बेटा, ये जन्मजात रोग नहीं होता। ठीक है, अभी मैं बढ़ा रही हूँ सारा सब कुछ। बच्चा जो लेप्रोसी होता है शिवांगी, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो भी एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, लेकिन क्रोनिक है। ठीक, RNA की फुल फॉर्म बता दीजिए बेटा। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए ओके बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली तौर पर देखें तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी जो भी यहाँ पर हमारा जो रोग है वह कैसा है यहाँ पर कि भाई उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, विषाणु की अगर हम बात करें तो जो विषाणु है वह क्या है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है, और जब ये मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है तो उस टाइम पर यह क्या कर देता है, तो आंसर आपको करना है कि यह HIV कहलाता है। उस टाइम पे ये क्या कहलाता है, बेटा सब कुछ पढ़ा रही हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, कैसे मनुष्य के अंदर आएगा सब कुछ पढ़ा रही हूँ, अभी बात को सुनो तो पहले, ABCD तो सुनो। चलिए, तो सबसे पहले हाँ उज्जवल बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब ये मानव शरीर में प्रवेश करता है, मेरी बात सुनो पहले बच्चों, इधर उधर ध्यान आपस में वो मत करो। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ पहले उसको यहाँ पे समझो।
डाउट आपके बता रही हूँ, रुको अभी, रुक जाओ सभी रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ये मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है उस टाइम पे यह क्या कहलाता है, HIV यहाँ पर कहलाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यह यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट, जैसे ही यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कौन, यहाँ पे रेट्रोवायरस, ठीक है, तो ये HIV कहला रहा है। और जो HIV होता है वो सबसे पहले जो हमारी T सेल्स होती हैं, जो हमारी T सेल्स होती हैं, ये जिनको आप सभी क्या कह सकते हो, T हेल्पर सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा होगा CD4 सेल्स, ठीक है, CD4 सेल्स, जो कि एक प्रकार की WBC होती है, एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है, उसको यह मारने का काम यहाँ पर करती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे अगर आप इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जब ये प्रवेश करेगी तो HIV कहलाएगी, और ये हमारी एक प्रकार की जो WBC होती है, जिनको हम T सेल्स या फिर CD4 सेल्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, उनको मारने का काम यह यहाँ पर करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वह पूरी तरीके से खत्म होने लग जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो HIV होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, मतलब ये कैसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर हो जाता है, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को यह कैसे यहाँ पर हो सकता है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले नंबर पर आएगा यहाँ पर, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी यहाँ पर पहला, जैसे पार्टनर्स हैं, पार्टनर के साथ यहाँ पर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, प्रिकॉशंस का मतलब है कि आपने यहाँ पर सावधानी नहीं रखी, ठीक है, और ऐसा कोई यहाँ पर जो पार्टनर है जो पहले से यहाँ पर पीड़ित है, जिसको पहले से यहाँ पर HIV है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, यानी उनके साथ यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट किया आपने, और तब इस तरह के जो रोग हैं वह यहाँ पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों का एक प्रश्न और आता है कि मैम क्या किस करने से HIV हो जाता है क्या, तो आंसर नो, किस करने से HIV नहीं होता, लेकिन हाँ अगर उसको छाले हैं और छालों से खून निकल रहा है, नॉर्मल छाले इट्स ओके, लेकिन अगर खून निकल रहा है उनसे, तब यहाँ पर एड्स हो सकता है। इसका ये मतलब है कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, शरीर से निकलने वाले जो स्राव होते हैं, उनके आदान प्रदान से यह वायरस बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि मान लो अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति को HIV है और वह किसी और के साथ संबंध बनाता है, तब उस दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पर HIV हो जाता है। तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशंस होते हैं लाइक ए कॉन्डोम, उनका यहाँ पर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं यहाँ पर सिरिंज या फिर निडल के बारे में। कई बार अगर आप देखें तो ये जो रोग है ये निडल से या सिरिंज से यहाँ पे हो सकते हैं, या कोई यूटेंसिल हो, लोहे का सामान हो, स्टील का सामान हो, उससे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी डॉक्टर ने या किसी नर्स ने या किसी कंपाउंडर ने यहाँ पे मक्कारी की, कैसे कि अगर किसी को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी जो निडल है उसको क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसे फेंक दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, और एक नई निडल यहाँ पर लगाई जाती है, नई सिरिंज लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है, उसकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया तो उसका ब्लड का कुछ भाग उस निडल में रह जाता है, और वही निडल अगर किसी और को लगा दिया जाए तो वहाँ पर जो कंटामिनेटेड ब्लड है, जो दूषित खून जो है, रक्त है, वो जब आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो इस तरह का रोग आपको भी वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टैटूज के बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा प्रचलन है टैटू बनवाने का। मैंने तो नहीं बनवाया, लेकिन कुछ लोग बनवाते हैं, सबका अपना अपना शौक है, कोई बात नहीं। तो टैटूज बनाने का है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनवाइए, लेकिन हमेशा वहाँ पर सावधानी दीजिए, ठीक है। एक ही नीडल से कई बार यहाँ पर टैटू कई लोगों को बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई टैटू बनाने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले वहाँ पर चीज़ों को ये आपको देखना पड़ेगा।
तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि कई बार जो नाई होते हैं, यानी जो दाढ़ी मूछ वगैरह बनाते हैं, वो एक ही ब्लेड का बार बार यूज़ करते हैं। तो जब भी आप लोग कभी जाएं इस तरीके से अपनी कटिंग और शेविंग वगैरह करवाने, तो वहाँ पर आप उनको कह सकते हैं कि ब्लेड को बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को कट लगा हो, उसको HIV हो और HIV पॉजिटिव हो, और फिर वो उसी से आपको भी कर रहा है वो, और मान लो फिर आपको भी कट लग गया तो वो ब्लड आपके अंदर पहुंच गया ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्लड प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है कि रक्त का आदान प्रदान, ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बीमार है, उसको रक्त चढ़ाया जा रहा है, पर उस रक्त को यह जांचा नहीं गया कि यह इन्फेक्शियस है या नहीं है, मतलब ये संक्रमित खून तो नहीं है, ये जांचा ही नहीं, बस ब्लड ग्रुप देखा और चढ़ा दिया, तो भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि जो लड़का है वो लड़की है, बहुत अच्छे से थे, सब कुछ सही था, लेकिन कभी वो बीमार पड़े या कभी एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर उनको दूषित इन्फेक्शियस ब्लड चढ़ा दिया गया, और उस वजह से जो इस तरह के विषाणु हैं वो शरीर में प्रवेश कर गए। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या किसी से ब्लड लेते हैं तो भी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो गर्भवती माता है या कोई लड़की है वो आगे प्रेग्नेंट हो रही है, उसका बेबी होने वाला है, तो माता से बच्चों को यह रोग बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो भी फूड है, जो कुछ भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, ये दवाइयाँ हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारा सब कुछ ब्लड के माध्यम से ही बच्चे के पास पहुँचता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे बचने का सबसे एक अच्छा उपाय होता है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपको पहले से पता है कि HIV पीड़ित हैं आप, तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको इस तरह की मेडिसिन बीच बीच में देता रहेगा जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यह भी देखा है रिसर्च में कि जो माँ है वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि माँ पॉजिटिव रही है। तो इसीलिए अगर आप सावधानी रखेंगे स्टार्टिंग से ही तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये कुछ नॉर्मल यहाँ पर बातें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जो HIV है वो बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है कि अगर हम यहाँ पर एड्स के बारे में बात करते हैं तो इसके कुछ अपने अपने लक्षण हैं, जैसे कि नोजिया, नाक से बहुत ज़्यादा पानी निकलना, एकदम से वेट लॉस हो जाना, यानी एकदम से कमजोरी आ जाती है, जो आपके शरीर का वेट है वो लगातार कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है। वोमिटिंग हमेशा आती रहती है, बार बार बहुत लंबे समय से वोमिटिंग यहाँ पे आती रहती है। मुंह के आसपास बहुत ज़्यादा छाले आते रहते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम इस तरह की चीज़ें तो हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि एड्स हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब TB या ट्यूमर जैसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में यह सब चीज़ें आपके शरीर में हो रही हैं तो TB जैसी समस्या अगर आपको है तो ये वो नहीं कहते कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नहीं, एक तो नीम ऊपर से नहीं, मतलब बोले का ये मतलब है कि करेला और नीम दोनों ही चीज़ें कड़वी हैं, तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, मतलब जहर में और महाजहर, ऐसी वाली बात। लेकिन करेले और नीम की अगर हम बात करें तो वो तो बॉडी के लिए अच्छी होती है, उसको खाया करो, ठीक है, करेले की सब्जी। चलो, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप HIV के बारे में बात करते हो और कोई HIV पेशेंट है और उसको अगर TB हो गया तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, ठीक है, और ख़राब हो जाती है। अब आप कहोगे कि मैम इसमें से काफ़ी लक्षण हमसे मिल रहे हैं, तो बेटा अगर बहुत ज़्यादा लक्षण इसके मिल रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सभी यहाँ पर अपना टेस्ट कराइए, ठीक है। HIV का टेस्ट होता है, और जो HIV का टेस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, अलाइजा टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, यहाँ पर अलाइजा टेस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो अलाइजा टेस्ट है वह किसके लिए किया जाता है, तो आंसर करना HIV पॉजिटिव आप हो या नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर किया जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वह क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ठीक है। हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्या कहलाता है यहाँ पर, एंजाइम
इम्यूनो लिंक्ड एंजाइम इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, ठीक है, ई नहीं होगा, ए होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो यह जो टेस्ट है यह किसके लिए यूज किया जाता है, HIV डिटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि यह एक इस तरीके का टेस्ट है जिसको हम सभी कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग तरीके का जो टेस्ट है उसी का ही एक प्रकार है। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है या फिर जो एलाइजा है इसका क्या मतलब है, तो बच्चों यहाँ पर कि बहुत सारे एंजाइम यूज़ किया जाता है, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती हैं, बहुत सारे वायरसेस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि, और जेल यूज़ किया जाता है और पता लगाया जाता है कि यह रोग आपको है या फिर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको यह रोग है तो वह क्या कहलाता है, HIV पॉजिटिव, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यह रोग नहीं है वह क्या कहलाता है, HIV निगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ HIV के बारे में तो वह एक वायरस है, एड्स रोग है, HIV पॉजिटिव मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इस तरह का वायरस पाया जा रहा है, वह एड्स से पीड़ित है, उसको हम HIV पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें इस तरह का वायरस नहीं है उनको हम सभी HIV निगेटिव यहाँ पर कहते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है। चलो, HIV के अलावा भी अगर आप देखें तो अलग अलग और रोग होते हैं जिनके लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जीका वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है, सिम्फेलिस का पता लगाने के लिए किया जाता है ना, रोटा वायरस उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। बट इम्पॉर्टेंट जो है, जो आपके सिलेबस में है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह एलाइजा टेस्ट का यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। चलो, यहां तक बात आपको समझ आ गई है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बेटा कमेंट करके बता दिया करो मुझे जल्दी से, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे एक नए वायरस के बारे में, एक नया वायरस जिसका नाम है चिकन पॉक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं छोटी माता। मोस्टली आपने देखा होगा छोटी माता का रोग, छोटी माता का रोग होता है वह किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। आपने देखा होगा कि बॉडी में इस तरीके से छोटे 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 क्या हो जाते हैं, बहुत सारे दाने हो जाते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जो मतलब मानते हैं वो कहते हैं कि शीतला माता की पूजा करनी चाहिए ऐसे टाइम पे, फिर ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। छोटी माता जो होता है, चिकन पॉक्स जो होता है, यह भी वायरस की वजह से होता है। और आपसे सबसे पहले यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से वायरस की वजह से यह रोग होता है, यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तब आपको क्या आंसर करना है, तब आपको आंसर करना है कि वेरिसेला वायरस की वजह से यह होता है, वेरिसेला वायरस की वजह से यह होता है, ठीक है। अब साथ में मैं आपको बता दूं कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वेरिसेला वायरस का, वह DNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था एड्स के बारे में, HIV के बारे में, तो HIV में जो जेनेटिक मटेरियल था वो था RNA, लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। तो एक मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि बेटा आप अगर चिकन पॉक्स के बारे में बात करते हो, यानी छोटी माता के बारे में, और चेचक के बारे में बात करते हो, ठीक है, चेचक के बारे में, ओके, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, ठीक, इन दोनों में DNA होता है। बाकी आपके जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब में RNA होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। कितना आसान हो गया है ना चीज़ें। चलिए, तो सबसे पहले 2 महीने पहले मुझे हुआ था, ओके, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता होती है, वह बेसिकली किसकी वजह से होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, वेरिसेला
जोस्टर वायरस की वजह से होता है, ये इसका पूरा नाम है। नॉर्मली अगर आप वेरिसेला भी याद रखें तो भी चल जाएगा, पर पूरा नाम याद रख लो, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से यह रोग होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पॉइंट बनता है कि भाई इसमें क्या होगा, तो सिम्टम्स के ऊपर प्रश्न नहीं बनते, बाकी आप सभी को पता है कि भाई आपके पूरे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, पपड़ी हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं, लाल धब्बे हो जाते हैं, इस टाइम पे बहुत बुखार आता है, भूख नहीं लगता है, गले में खराश होती है, जो भी रैशेस आए हुए हैं, जो भी फुंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुजली भी आप लोगों को यहाँ पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि क्या इसका उपचार है। हाँ बिल्कुल इसका उपचार है, इसमें वैक्सीनेशन वगैरह होती है। अगर बचपन में आप लोगों ने वैक्सीन इसकी लगवाई होगी तो नहीं होती, नहीं तो एक बार हो ही जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे इसके मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन के ऊपर आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चिकन पॉक्स है, जिसको हम छोटी माता कह रहे हैं, ये एक वायरस से होने वाला रोग है। दूसरे नंबर पर अगर आप यहाँ पर ध्यान रखें तो यह वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से यह रोग होता है। और जब यहाँ पर दवाई दी जाती है, कौन सी, एंटीवायरल डिजीज दवाइयाँ, एंटीवायरल दवाइयाँ, मतलब वायरस को मारने वाला, वायरस को रोकने वाला दवाई दी जाती है, तो यहाँ पे हम ठीक हो जाते हैं। आपकी खुजली ठीक रहे, मतलब जो ईचिंग चल रही है वो ठीक रहे, आपको बुखार कम आए, इसके लिए यहाँ पर एनाल्जेसिक और साथ में एंटीहिस्टामाइन इस तरह की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। और इस टाइम पे क्या कहा जाता है कि भाई जो भी घर है, घर में आप सभी क्या करो, कोई भी खाना मत बनाओ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी छौंक मत लगाओ, फ्राई मत करो कुछ चीज़ें। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो उसका जो एसेंस होता है, उसका जो गैस होता है, वह शरीर में लगता है और जलन पैदा करता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि घर में, दरवाजे में, खिड़कियों में, जहाँ बेड है आपका, बिस्तर है, वहाँ पर नीम की पत्तियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि नीम होता है एंटी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी रखता है, इन्फेक्शन को कम करता है। ठीक है, कपूर आसपास रखा जाता है ताकि ठंडक आपके शरीर को यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्मॉल पॉक्स किसको कहा जाता है, चेचक को कहा जाता है। और जो चेचक का रोग होता है, ये आपके छोटी माता का जो रोग है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरे शरीर में दर्द होगा, बड़े बड़ी छाले पड़ेंगे, पपड़ी आएंगे, ठंड लग लग करके बुखार आएगा, उल्टी दस्त यहाँ पर बना रहेगा। और ये भी किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यह किस वायरस की वजह से हो रहा है। वो तो हो रहा था वेरिसेला की वजह से, ये किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वेरियोला मेजर, वेरियोला माइक्रो, ऐसे अलग अलग नाम है, पर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, वेरियोला वायरस। ठीक है, और इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है, जैसे कि स्वाभाविक रूप से होने वाले इस मामले को अक्टूबर 1977 में निदान किया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में इस बीमारी को वैश्विक उन्मूलन को प्रमाणित कर दिया था। मतलब उन्होंने ये कह दिया था कि जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक है, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। पर अभी भी इसके केसेस आते हैं, अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है कि ये खत्म हो गया है। पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चेचक है वह वेरियोला वायरस की वजह से होता है, जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और जो छोटी माता का रोग है, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, वह किसकी वजह से होता है, वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। और इन दोनों वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं, वह क्या होते हैं, तो आंसर करना डीएनए होते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य जुकाम के बारे में। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो सामान्यतः आपको जुकाम होता है, सर्दी जुकाम आपको यहाँ पर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पे सामान्य सर्दी जुकाम होता है, ये किसकी वजह से होता है। ठीक है, यह किसकी वजह से होता है, तो जिस वायरस की वजह से यह रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, राइनो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइनो वायरस, राइनो वायरस कहा जाता है। ठीक है,
अब जो राइनो वायरस की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से यह रोग हो रहा है, ठीक है। अब राइनो वायरस जो होता है, आपने राइनो शब्द सुना ही होगा, इसका किससे मतलब है, हमारी नाक से, ठीक है। जैसे आप लोगों ने राइनोसोरस का नाम सुना है, राइनोसोरस, राइनोसोरस किसे कहते हैं, गैंडे को। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी नाक में एक सींग है, तो नाक और नाक के ऊपर जो सींग है वो उसकी विशेषता है गैंडे की, ठीक है। तो राइनो जो शब्द है वो नाक से संबंधित है। तो बच्चा यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि राइनो वायरस यानी आपकी नाक को अटैक कर रहा है, सर्दी जुकाम में आपका नाक की बैंड बज जाती है। तो ये जो होता है यह आपके अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी ऊपर का जो श्वसन तंत्र है, गले तक का, गला हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, आंखें हो गई, खासतौर से नाक हो गया, इसको यह संक्रमित करता है। सबको पता है इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, सर्दी लग लग करके बुखार जैसा फील होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है आपकी बॉडी का, नाक से पानी निकल रहा है, यहाँ तक कि आँख से भी पानी निकलता है, हेडेक होता है, सिर में दर्द बनता है, मांसपेशियों में दर्द बनता है और ऐसा लगता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, नाक बह रही है ना, यही सब तो होता है। तो अगर बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जब कभी भी सर्दी जुकाम हो बेटा, तो उस टाइम पे आप यह मान के चलो कि 3 दिन 2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जब सर्दी जुकाम होता है तो हमें बार बार होता है। तो मैं उनको अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहती हूँ कि बच्चा अगर बहुत बार बार होता है तो एक बार आप ऐसा करो कि आप दवाई ही मत लो, ठीक है। तो उससे क्या होगी, जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके शरीर में बनेंगी, ठीक है। तो अगली बार जब कभी भी इस तरह का सर्दी जुकाम होगा तो आपका शरीर तैयार रहेगा उनसे लड़ने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि, और अगर आप दवाई लेते हैं तो लंबे समय तक लीजिए, मतलब कम से कम 5 दिनों तक आप दवाई खाइए, 6 दिनों तक आप दवाई खाइए, तब आप सही रहेंगे अगले समय के लिए, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है और आपकी परीक्षा नहीं है उस टाइम पर, देखो अगर परीक्षा है तो दवाई खा लो भाई, ठीक, वो जरूरी है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप अदरक वाली चाय पियो, ठीक है, काली मिर्च वाली चाय पियो। अब गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी ना बढ़ जाए इसके लिए आप हनी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी का आप यूज़ कर सकते हो, जो ये होता है ना गार्लिक, ठीक है, लहसुन जिसे कहते हैं, इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप भाप ले सकते हो विक्स का। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे शायद पता नहीं, लेकिन आप बच्चों में को बता दो कि ये जो गोलियाँ आती ना, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, इन सब, तो विक्स का भाप लो, ठीक है, लेकिन गोली वोली मत खाओ। क्योंकि कई बार मैंने यह पर्सनली देखा है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, हमारी छाती होती है, उसमें बलगम इकट्ठा हो जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा इस तरह की गोलियां लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरी आयुर्वेदिक गोलियां आती हैं, जिंक की टैबलेट्स आती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, लोजेंट्स कहा जाता है, आप उन सभी को अगर आप सेवन करते हैं तो आप काफ़ी सही यहाँ पर फील कर पाएंगे, ठीक है। विटामिन डी अगर आप रेगुलर लेते हैं, सुबह की रोशनी या फिर विटामिन डी खाते हैं अलग से, तो काफ़ी यहाँ पर चीज़ें सही रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, चिरायता पीना चाहिए, हाँ चिरायता बहुत बेस्ट होता है। चलो मैम मेरे को तो कभी भी नहीं होता है सर्दी, चलो अच्छी बात है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये क्या था आप लोगों का यहाँ पर कि जो नॉर्मली सर्दी जुकाम हो जाता है वह राइनो वायरस की वजह से होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और नए रोग के बारे में, और वो है डेंगू। डेंगू, ठीक है। अब डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि डेंगू किसकी वजह से हो रहा है, मच्छर की वजह से। नहीं, डेंगू किसकी वजह से हो रहा होता है, तो आंसर करना कि यह विषाणु की वजह से होता है। यह भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन फैलता किसकी वजह से है, मच्छर की वजह से यह फैलता है। तो जीका, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, ये सभी इस स्पेशल तरह के मच्छर की वजह से फैलता है, जिसका नाम क्या है, एडीज मॉस्किटो। ये क्या है, एडीज मॉस्किटो, और यह एक ऐसा मच्छर है जो दिन के टाइम आपको काटता है, ठीक। बाकी अगर आप मलेरिया के बारे में बात करो, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से। क्या नाम है उसका यहाँ पर, प्लाज्मोडियम, पढ़ाया है ना मैंने। और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है वह उस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें डेंगू के बारे में, तो डेंगू को और क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहते हैं, क्योंकि बोन्स में दर्द होता है, हड्डियों में बहुत भारी दर्द होता है, हड्डी तोड़ बुखार, यानी जिसको आप कहते हैं
एक और इसका नाम है इंग्लिश में, कहाँ चला गया, ये रहा, ब्रेक बोन फीवर, है ना, डेंगू का जो बुखार हो रहा है। अब ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। और उस वायरस का क्या नाम है? उस वायरस का नाम है अरबो वायरस। क्या नाम है उसका? अरबो वायरस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया बेटा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो डेंगू होता है उसको हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि यह रोग किसकी वजह से होता है? एक वायरस, विषाणु की वजह से होता है। उस विषाणु का क्या नाम है? अरबो वायरस। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? फैलता किसकी मदद से है? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, इसके अलावा जो एडीज है वह डेंगू फीवर तो फैलाता ही है इधर उधर, लेकिन जीका वायरस को भी यह फैलाता है, चिकनगुनिया को भी यह फैलाता है। चिकनगुनिया भी आपका वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक, अरबो वायरस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ये मच्छर ऐसा होता है जो दिन में काटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसकी टांगे बड़ी लंबी लंबी सी होती हैं, इसकी जो पैर होते हैं ना काफी लंबे होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब कभी भी डेंगू की समस्या देखी जाती है तो यह भी देखा जाता है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्या भी बड़ी तेजी से क्या हो रही है? कम हो रही है। सामान्यतः अगर आप देखो तो 1.5 लाख से 3.5 लाख, बहुत सारी रिपोर्ट में 4 लाख तक का भी देता है। ठीक है, तो वहां पर आप क्या देखते हो कि जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत तेजी से कम हो रही हैं। ठीक है, तो कई बार यह कहा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या लगातार गिरती हुई आपको दिखाई देती है? तब आपको क्या आंसर करना है? डेंगू। ठीक है, तो डेंगू एक ऐसा रोग होता है जिसमें जो वायरसेस होते हैं वो प्लेटलेट्स को खा करके खत्म कर देते हैं, और इसी वजह से जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या गिरने लग जाती है, 1.5 लाख से भी कम हो जाती है। कुछ तो मैंने पेशेंट ऐसे देखे 60 40 हज़ार ही रह जाते हैं, और उस टाइम पर उनको क्या दिया जाता है? प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। ठीक है, उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। आई बात समझ? ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? हर्पिस नाम के एक रोग के बारे में। हर्पिस नाम के एक रोग के बारे में। हर्पिस जो रोग होता है बड़ा खतरनाक सा दिखता है। इसमें छोटे छोटे से छाले से उसकी शुरुआत होती है और फिर छाले से यह अल्सर सा बनता चला जाता है। यह बहुत सिंपल, इस वायरस का नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से ही इसमें संक्रमण आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो नाम से याद हो जाएगा, हर्पिस किसकी वजह से हो रहा है? हर्पिस वायरस की वजह से हो रहा है। मोस्टली ये 2 जगह अटैक करता है। एक तो लिप्स, यानी कि जो आपका चेहरा होता है, चेहरे में जो आपके ओंठ होते हैं, ओंठ के आसपास के हिस्से से ये शुरू होता है और पूरे चेहरे में फैलता चला जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है जेनाइटल पार्ट, यानी कि जो हमारे गुप्तांग होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां पर यह ज्यादातर इन्फेक्शन करता है। तो प्रश्न आपका कैसा आता है कि जो हर्पिस वायरस होता है वह जो हर्पिस रोग होता है वह कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं की वजह से यह रोग यहाँ पर होता है, और इसका जो मेन टारगेट होता है वह क्या है? हमारा मुंह, खासतौर से हमारे लिप्स यानी कि ओंठ और जेनाइटल पार्ट। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो ओठों के आसपास इस तरह का रोग होता है। तो जब ओठों के पास होता है तो इसे कोल्ड सोर कहा जाता है, और जब जेनाइटल पार्ट में होता है तो इसको जेनाइटल हर्पिस यानी जन्नांग सोर कहा जाता है। बस आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये ठीक नहीं होता। हाँ, ठीक हो जाता है, खतरनाक दिख रहा है ना, ठीक हो जाता है, पर इसमें लगाने के लिए एक सॉल्यूशन आता है, उसको अगर आप लगाओ, जैसे कि आप अर्गो का भी जो फ्लेमो जेल, ऐसे अलग अलग जेल आते हैं जो कि एंटी वायरल प्रॉपर्टी के होते हैं, वायरस को मारने वाले होते हैं, तो उनको अगर आप लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, और वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो एक काफ़ी बड़ी रेंज में होता है। यानी सर्दी जुकाम की अगर आप बात करो, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा जैसा ही होता है। तो इन्फ्लुएंजा में आप क्या देखते हो कि सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कफ हो रही है, तो सर्दी जुकाम से थोड़ा ज़्यादा,
ठीक है। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, उसको ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा वायरस अपने कब्जे में लेता है। और किस वायरस की वजह से होता है? तो ऑर्थोमाइक्सो वायरस की वजह से यह रोग होता है। तो आपको सिर्फ कितना यहाँ पे ध्यान में रखना है? आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऑर्थोमाइक्सो वायरस की वजह से यह रोग होता है, ठीक है। और यह किसको अटैक करता है? श्वसन तंत्र को यह अटैक करता है। चलो, नहीं कोई भी ब्लॉक नहीं है बच्चों, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहां पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहां पे मम्स। मम्स की अगर आप यहां पर बात करते हो तो मम्स एक ऐसा रोग है जो खास तौर से छोटे बच्चों में होता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनमें इस तरह का रोग आपको देखने के लिए मिलता है। और यह किसकी वजह से होता है? पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे बता दूं ताकि फिर मुझे हेडेक ना रहे। हाँ, ये रहा पोलियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? पोलियो के बारे में, पोलियो के बारे में, ठीक है। तो जितने भी रोग यहाँ पर हो रहे थे वो सभी कैसे थे? एयरबॉर्न रोग थे। एयरबॉर्न मतलब जब आप छींकते हो, खांसते हो तो बहुत सारी बूंदें आपके मुंह से निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स यहाँ पर निकलती हैं और हवा के माध्यम से वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाती है और यह रोग हो जाता है। लेकिन अगर आप सभी पोलियो के बारे में बात करें तो यह कैसा रोग है? जल जनित रोग है। यानी जल जब दूषित होगा और उस जल का प्रयोग आप सभी खाना बनाने के लिए कर रहे हो, पीने के लिए कर रहे हो, तब पोलियो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो पोलियो होता है वह भी कैसा है? वायरल डिजीज है। और पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो पोलियो वायरस ही इसका पूरा यहाँ पर नाम है। और रोग का क्या नाम है? पोलियो माइलेटिस इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसको नॉर्मल वे में समझते हैं कि खास तौर से अगर हम किसी छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे 5 साल तक का अगर बच्चा है तो ज़्यादा संभावना होती है यहाँ पर पोलियो होने की। अगर बड़े लोग हैं, टीकाकरण हुआ है तो ठीक है। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो 5 साल तक या उसके आसपास के जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको यह रोग ज़्यादातर होता है। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि जैसे जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट सही से नहीं बना हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब क्या हो गया कि सीवेज मतलब होता है गटर। आपने नाम सुना है ना, गटर सभी ने सुना होगा। तो जो गटर का पानी होता है वो बह करके एक प्रॉपर एक प्लेस में, एक जगह पे जाता है और वहाँ पर आप क्या देखते हो कि उसको ट्रीट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है उस पानी का। और जो गंदगी है उससे कुछ खाद बन जाती है और जो पानी होता है उसको फिल्टर करते हुए फिर साफ करते हैं ताकि वो फिर से यहाँ पे यूज़ हो सके, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है कि सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। पहले नंबर, सबसे पहले हम गांव के बारे में बात करते हैं। गांव में इस तरह का रोग ज़्यादातर फैलने की संभावना देखी गई है। गांव में ज़्यादातर इस तरह के रोग यहाँ पर देखे गए हैं। शहरों की अगर हम बात करें तो खासतौर से जो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका होता है वहाँ पर सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं होता। या फिर सिटी की भी अगर हम बात करें, किसी शहर की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह की समस्या आज तक देखी जा रही है। क्योंकि अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, मतलब शहरीकरण तो हो रहा है, पर शहर अच्छे से अगर नहीं बसाया गया है, बस बसते ही चले जा रहे हैं, बसते ही चले जा रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर इस तरह की समस्या देखी जाती है कि जो सैनिटाइजेशन है, जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि स्वच्छता पूर्वक रहना जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह की संभावना ज़्यादा होती है। नदी के पास ही कोई अगर यहाँ पर सुबह सुबह फ्रेश हो गए सभी, ठीक है, कुएं के आसपास ही फ्रेश हो गए सभी, जहाँ पर हैंड पंप है उसके आसपास कोई दूसरा पानी का स्रोत है, वहाँ पर लोगों ने क्या कर दी, अपनी गंदगी बहा दी, तब क्या होता है कि ये जो पानी होता है ना, ये इंटरकनेक्टेड होता है। ग्राउंड वाटर इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। तो अगर नदी में इस तरह का दूषण करोगे, आप खराबी करोगे, तो वहाँ के पास के कुएं, नलकूप, नल, हैंड पंप, सब में जो पानी आ रहा है सब में दूषित पानी आने लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो होता क्या है कि जैसे छोटा कोई बच्चा है, छोटे बच्चे को यह रोग कैसे होगा, समझो
कि उनकी मम्मी ने खाना वाना बनाया, उसी पानी से बना दिया, पिला दिया, ठीक है, उस बच्चे के अंदर ये वायरस पहुंच गया। जब उस बच्चे के पास ये वायरस पहुंच जाएगा तो सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम होता है, ध्यान से सुनना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसी पे ही यह वायरस जो पोलियो वायरस होता है वो अटैक कर देता है। जब अटैक करता है बच्चे को फीवर आता है, सिंपल सी बात है ना, इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले फीवर आएगा, बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। अब मम्मी क्या कह रही है कि ये मेरा जो बेटा है बड़ा राजा बेटा है, बहुत सुंदर है, लोगों ने नज़र लगा दी, ठीक है, अब नज़र लगा दी है, उसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रही है, देशी इलाज चल रहा है। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, अगर आप लंबे समय तक बीमार रह रहे हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बहुत टाइम हो जा रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, जब यहाँ पे बुखार उतर रहा है तो ये पता चल रहा है कि वो जो बच्चा है उसका कोई एक भाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, या तो उसके पैर हो सकते हैं, या तो उसके हाथ हो सकते हैं, दोनों पैर या दोनों हाथ भी हो सकते हैं, या चारों हाथ पैर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि उसको क्या हो जाता है, पक्षाघात यानी लकवा, जिसको हम सभी क्या कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो वो फिर जिंदगी भर का हो जाता है। बेटा अगर एक बार इस तरह का अटैक हो गया है शरीर में तो फिर वो बच्चा कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो वो चलते हैं ना हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंद्रधनुष कार्यक्रम, ठीक है, उसको ज़रूर 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 अप्लाई यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीन देना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पोलियो वैक्सीन के बारे में, पोलियो वैक्सीन के बारे में, यानी पोलियो टीका के बारे में। क्या पोलियो का टीका है? आंसर हाँ है, पोलियो का टीका बनाया गया है। और किसने बनाया है यहाँ पर? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। बताओ फटाफट से। जॉन साल्क, वेरी गुड। तो लिखो यहाँ पे कि डॉक्टर जॉन साल्क, डॉक्टर जॉन साल्क नाम के जो साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले क्या बनाया है यहाँ पर, पोलियो का वैक्सीन यहाँ पर बनाया, ठीक है, ओके। और लेकिन आज के टाइम पर आप लोग ने देखा है 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी के, ये भी आपने सुना होगा, ठीक है, 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ, राइट। अमिताभ बच्चन जी जो है वो ऐड करते हैं इसका। तो यह कैसा ड्रॉप होता है? ये होता है ओरल ड्रॉप। ये क्या होता है? ओरल वैक्सीनेशन, ओरल ड्रॉप्स, यानी मुंह के माध्यम से देने वाले यह ड्रॉप। यह वैक्सीन किसने बनाया? मुंह के माध्यम से देने वाला। तब आपको आंसर करना है डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन, ठीक है। तो किसने बनाया था? सेबिन साहब ने बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने क्या बताया सबसे पहले कि अगर आप पोलियो के बारे में बात करते हो तो जो पोलियो है वह एक विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को अटैक करता है। ये वाटर बॉर्न है, यानी दूषित जल के सेवन की वजह से होता है, जल जनित रोग यह होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि पोलियो वैक्सीन का इजाद किसने किया था, पोलियो वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जॉन साल्क ने। लेकिन अगर वो कहता है कि ओरल ड्रॉप्स किसने बनाया, पोलियो ओरल ड्रॉप्स यानी मुंह के माध्यम से देने वाला जो ओरल ड्रॉप्स है वह किसने बनाया, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन। नॉर्मल सेबिन भी अगर आप लिखें तो भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। एक चीज और बता देती हूँ, टाइम हो गया है पर मैं आपको बता दूं एक चीज बेटा, जब कभी भी आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे भैया के छोटे बच्चे, दीदी के, या घर में छोटे बच्चे हो ही जाते हैं, है ना, या पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब उनको कोई भी ओरल ड्रॉप्स पिलाने के लिए आता है तो सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि देखिए कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आपको पता ही ना कितने गंदे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं एक्सपायरी डेट वाला भी जो ड्रॉप्स होता है वो बच्चों को पिला देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी आए, बिल्कुल शर्माने वाली बात नहीं है, उठाइए भाई, जिंदगी वाली बात है, देखिए यहाँ पर कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है, ठीक है। और कई बार क्या होता है स्टिकर के ऊपर स्टिकर चिपका हुआ होता है, तो थोड़ा सा देखो कि स्टिकर अभी अभी तो चिपकाया नहीं है इन्होंने जानबूझ करके, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी यहाँ पर बच्चे को ड्रॉप्स पिलाने के लिए मैंने देखा है खासतौर से कि जो महिलाएं होती हैं वो आती हैं या पुरुष होते हैं जो आते हैं,
जिनको कई बार दिहाड़ी के हिसाब से भी रखा जाता है कई बार, या वॉलंटियर्स होते हैं, वो इतने जानकार नहीं होते, तो उनसे पूछो कि आप किस संस्था से आए हो या किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, आप किस उससे आए हो, मतलब किस स्थान से आए हो, अपना आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर दिखाओ कि आप कौन हो, तभी बच्चे को यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलवाना, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे, ठीक है, कि आसपास कोई भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने न्यूज़ देखा है ना, कितने गलत गलत न्यूज़ आती है कि ड्रॉप्स पी करके कितने बच्चों की मौतें हो गई, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है बच्चा। चलो, तो आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक है, उन सभी की पीडीएफ मैं आप लोगों को अपलोड यहाँ पर करवा दूंगी आज, उनको पढ़ लेना। इसके अलावा वायरस और फंजाई और वॉर्म्स से होने वाले रोग हैं, वो भी मैं आप लोगों को अपलोड करवा दूंगी पीडीएफ, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। कल मैं आप लोगों का नया टॉपिक लूंगी जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।